Hello students, and from the lecture we start our new NCERT of class 8 and our first chapter, that is resources. सबसे पहले अगर हम देखें कि रिसोर्सेस होते क्या है, पहली चीज अगर हम सिंपल अगर लैंग्वेज में समझें, रिसोर्सेस क्या होते हैं? कोई भी चीज जो कि ह्यूमन की नीड्स को सेटिस्फाइड कर रही है उसको हम लोग क्या कहेंगे? रिसोर्सेस। ये मार्कर, क्या ये मार्कर एक रिसोर्स है? हाँ, ये मार्कर एक रिसोर्स है, लेकिन ये कौन सा है? नेचुरल है कि मैनमेड है? ये एक मैनमेड है। उसी को हम आगे इस चैप्टर में देखने वाले हैं। अब स्टोरी को ट्विस्ट करने के लिए, स्टोरी को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए इन्होंने दो कैरेक्टर्स लिए हैं, मोना एंड राजू, जो कि उनकी अम्मा की हेल्प कर रहे हैं क्लीनिंग करने के लिए, और वहां पर उन्हें क्या देखने को मिलते हैं? कुछ क्लोथ, यूटेंसिल्स, फूड ग्रेन्स और बहुत सारी अदर चीजें देखने को मिलती है। उसके बाद वो पूछते हैं कि क्यों इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अम्मा उनको बताती है कि कोई भी चीज जो ह्यूमन की नीड्स को फुलफिल करते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? रिसोर्सेस कहते हैं। अब रिसोर्सेस क्या होते हैं? देखिए आप, री प्लस सोर्सेस। री मतलब किसी भी चीज को हम दोबारा से यूज कर सकते हैं। इट मींस रिसोर्सेस, उन सोर्सेस को हम दोबारा से यूज कर सकते हैं। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आगे पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें, उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, वेजिटेबल एंड टेक्स्ट बुक हैव समथिंग इन कॉमन। इन सब में कुछ कॉमन चीजें हमें देखने को मिलती है। दे हैव ऑल बीन यूज्ड बाय यू, दे हैव यूटिलिटी। इन सब का हम यूज करते हैं, इनके पास क्या है? यूटिलिटी है। यूटिलिटी का मतलब क्या होता है उसको भी हम आगे देखेंगे। यूटिलिटी का मतलब किसी चीज का, किसी रिसोर्स का यूज होना, उसको हम लोग क्या करते हैं? यूटिलाइज करते हैं। उसके बाद यूटिलिटी और यूजिबिलिटी इज व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस अ रिसोर्स। यूटिलिटी वो चीज होती है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को या रिसोर्स को, सॉरी किसी भी जो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑब्जेक्ट को या सब्सटेंस को यूजफुल बनाती है, जिसको हम लोग कहते हैं रिसोर्स, ठीक है। अब उसके बाद वैल्यू, हमें सबको पता है वैल्यू क्या होती है। हर एक चीज की वैल्यू होती है, ठीक है। अब जैसे जो भी रिसोर्स हैं उन सबकी एक वैल्यू होती है, ये तो हमें पता है। ये मार्कर है, इसकी एक वैल्यू है। ये वॉच है, इसकी एक वैल्यू है। लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी भी है जिनकी वैल्यू हमें नहीं देखने को मिलती है, जिसका कुछ प्राइस देखने को नहीं मिलता, जैसे एयर, ऑक्सीजन, वाटर, ठीक है। अब आगे, वैल्यू मीन्स वर्थ, किसी चीज की कीमत। सम रिसोर्सेस हैव इकोनॉमिक वैल्यूज, कुछ रिसोर्स ऐसी होती है जिनकी इकोनॉमिक वैल्यूज होती है, जैसे मार्कर। एंड सम डू नॉट, और कुछ ऐसे होते हैं जिनकी इकोनॉमिक वैल्यू नहीं होती है, जैसे ऑक्सीजन। फॉर एग्जाम्पल, मेटल्स में हैव एन इकोनॉमिक वैल्यू, जो मेटल होता है उसकी इकोनॉमिक वैल्यू होती है, राइट। अ ब्यूटीफुल लैंडस्केप में नॉट, जो एक ब्यूटीफुल लैंडस्केप होता है उसकी इकोनॉमिक वैल्यू नहीं होती, जो सुंदरता होती है उसकी कोई भी इकोनॉमिक वैल्यू नहीं होती है। एंड बट बोथ आर इंपॉर्टेंट एंड सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स, बट ये मेटल्स और जो लैंडफॉर्म्स है दोनों ही ह्यूमंस की नीड्स को फुलफिल करते हैं, दैट्स व्हाई दे आर रिसोर्सेस, ठीक है। उसके बाद some resources can become economically valuable with time, और कुछ रिसोर्स ऐसे होते हैं जो टाइम के साथ और ज्यादा वैल्यूएबल हो जाते हैं। जैसे सपोज अगर मैं एग्जांपल लूं अभी, तो गोल्ड के प्राइसेस डे बाय डे हाइक हो रहे हैं, डे बाय डे बढ़ रहे हैं, तो वो और ज्यादा कैसा हो रहा है? टाइम के साथ और ज्यादा इकोनॉमिक उसकी वैल्यू बढ़ रही है। Your grandmother's home remedies have no commercial value today, but if they were patented and sold by medical firms tomorrow, they could become a economic value। मतलब जिस घर में अभी वो रह रही है उसकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन बाद में जब वो उसको अपने नाम पे करा ले, पेटेंट करा ले, तो उसकी वैल्यू और ज्यादा हो जाएगी। अब यहाँ पर एक वर्ड हमने देखने को मिला, दैट इज पेटेंट। पेटेंट का मतलब क्या होता है कि आपने बार बार सुना होगा, किसी चीज को हम पेटेंट करा लेते हैं, अपने नाम पे करा लेते हैं, ठीक है। पेटेंट का मतलब होता है, इट मींस द एक्सक्लूसिव राइट्स ओवर एनी आइडिया और इन्वेंशन। मतलब कोई भी आइडिया है, कोई भी इन्वेंशन है, उसके ऊपर आपका नाम आ जाएगा कि ये आपने इसे इन्वेंट किया है। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं अगर आपको पूछूं कि जो फोर्ड कार है वो उसका इन्वेंशन है, उसको किसने बनाया है, तो कोई तो उसका एक मालिक होगा, ठीक है। अभी रिसेंटली जो कैप्टन कूल एक टैग है, बेसिकली किसने पेटेंट कराया है? MS
धोनी ने। ठीक है, तो ये इजी होने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब ये इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर टू इंपॉर्टेंट फैक्टर्स दैट कैन चेंज सब्सटेंस इनटू रिसोर्सेज। टाइम और टेक्नोलॉजी दो ऐसी चीज है जो किसी भी रिसोर्स को या किसी भी सब्सटेंस को रिसोर्स में चेंज कर देती है, और बोथ आर रिलेटेड टू द नीड्स ऑफ द पीपल। और दोनों ही, टाइम हो या टेक्नोलॉजी हो, दोनों ही रिलेटेड है ह्यूमन लाइफ से। टाइम के साथ कोई भी टेक्नोलॉजी है वो अपने आप को और ज्यादा इंक्रीज करती है। टेक्नोलॉजी को भी आगे पढ़ेंगे हम लोग। पीपल देमसेल्फ आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स। लोग खुद एक वैल्यूएबल एसेट या रिसोर्स है। ठीक है, आगे इट इज देयर आइडियाज, नॉलेज, इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज दैट लीड टू द क्रिएशन ऑफ मोर रिसोर्सेज। जैसे अभी मैं आपको ऑनलाइन पढ़ा रहा हूं, तो मैं क्या क्रिएट कर रहा हूं? मैं भी एक रिसोर्स हूं। मैं क्या क्रिएट कर रहा हूं? ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा हूं। उसके बाद आप भी कर सकते हो आगे। तो मैं एक तरीके से रिसोर्स तो हूं, बट रिसोर्स और ज्यादा मैं प्रोवाइड कर रहा हूं। उसके बाद each discovery or invention leads to may others. The discovery of fire leads to the practice of cooking. जैसे हमने हिस्ट्री में पढ़ा था कि जैसे ही फायर का इन्वेंशन हुआ उसके बाद जो कुकिंग की प्रैक्टिस है वो स्टार्ट हो गई, और आज हम इजीली किसी भी फूड को बॉईल करके, उसको पका के, उसको फ्राई करके इजीली हम खा सकते हैं। लेकिन उससे पहले जो फायर का इन्वेंशन हुआ वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे लिए रहा है। इट मीन्स टाइम के साथ चीजें और ज्यादा चेंज हो जाती है। उसके बाद आगे अल्टीमेटली द रिजल्टेड इन डेवलपमेंट ऑफ न्यूअर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। और उसके बाद जैसे व्हील को हमने पढ़ा कि व्हील जैसे ही बना उसके बाद जो ट्रांसपोर्टेशन है वो और ज्यादा इजी हो गया है। अब उसके बाद आगे देखते हैं, द टेक्नोलॉजी क्रिएट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हैज टर्न एनर्जी इन फास्ट फ्लोइंग वाटर इनटू एन इंपॉर्टेंट रिसोर्स। फिर एक कॉन्सेप्ट आया हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का, जो पानी ऊपर जो भी वाटरफॉल्स होते हैं वहां से गिरता है, उसके बाद जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है उसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है, बट ये कब से हुआ? जब उस फील्ड में टेक्नोलॉजी आना स्टार्ट हुई। अब एक टर्म हमें देखने को मिलता है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी बेसिकली होता क्या है? इट इज द एप्लीकेशन, इट इज द एप्लीकेशन ऑफ लेटेस्ट नॉलेज एंड स्किल्स इन डूइंग मेकिंग थिंग्स। मतलब ये एक एप्लीकेशन होती है जिसमें हमें कोई भी लेटेस्ट नॉलेज या स्किल देखने को मिलती है, उसको हम लोग बोलते हैं टेक्नोलॉजी। जैसे 4G 5G, कुछ टाइम बाद आप बाद में देखो 6G भी आ जाएगा। तो बेसिकली ये टेक्नोलॉजी का एग्जांपल हमें देखने को मिलता है। अब रिसोर्सेज को तो हमने इजीली समझ लिया है, अब रिसोर्सेज के टाइप्स को भी समझ लेते हैं। टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, चलिए जो रिसोर्सेज है उनके थोड़े से टाइप्स को समझ लेते हैं। रिसोर्सेज आर जनरली क्लासिफाई इनटू कौन कौन से उसमें होते हैं? नेचुरल, ह्यूमन मेड और ह्यूमन। बेसिकली हम पढ़ते हैं दो है लेकिन यहाँ पर तीन दिए तो हम तीनों को देख लेते हैं। पहले नेचुरल रिसोर्स को पढ़ेंगे, फिर ह्यूमन मेड और देन ह्यूमन रिसोर्स को। तो सबसे पहले कौन से? नेचुरल रिसोर्स। अब नेचुरल रिसोर्स कौन से होते हैं? वो रिसोर्सेज जो कि अपने नेचुरल फॉर्म में हो या अपने ओरिजिनल फॉर्म में, उसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। जैसे वाटर, एयर, सॉइल। चलिए आगे देख लेते हैं। बट बेटा ये जो नेचुरल रिसोर्स होते हैं ना, नेचुरल रिसोर्स जो होते हैं ना, उनको हम लोग टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट रिन्यूएबल, सेकंड इज नॉन रिन्यूएबल। आप आगे भी ये देखोगे। रिसोर्सेज दैट आर ड्रॉन फ्रॉम नेचर एंड यूज्ड विदाउट मच मॉडिफिकेशन आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। ये भी हमने पढ़ा। The air we breathe, the water in our rivers and lakes are ये सारे किसके एग्जाम्पल हमें देखने को मिलते हैं? नेचुरल रिसोर्सेज के। अब ये बेसिक हमने पढ़ लिया था। आगे अगर इसको देखें, in some cases tools and technologies may be needed to use a natural resource in the best possible way। एक बात बताइए, आपको कोई भी टूल है वो कहां से मिला है? पहले नेचर से हमें जो भी मेटल है वो मिला होगा, उसके बाद मिला है। अब नेचुरल रिसोर्सेज को हम ब्रॉडली जो है टू कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज रिन्यूएबल एंड सेकंड इज नॉन रिन्यूएबल। एंड
किस बेसिस पे? एक्सेसिबिलिटी के उस पे बेसिस पे, ठीक है। अब एक मैंने टर्म बताई, एक्सेसिबिलिटी क्या होती है उसको भी आगे हम लोग देखेंगे, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। अब एक क्वेश्चन आता है, इनमें से कौन सा जो है एग्जॉस्टेबल है और कौन सा इनएग्जॉस्टेबल है? तो जो हमारे रिन्यूएबल रिसोर्स है उनको पहले देख लेते हैं, उनको पहले पढ़ लेते हैं। चलिए, उसके बाद सबसे पहले हम देखते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेस। रिन्यूएबल रिसोर्सेस आर दोज विच गेट रिन्यूड और रिप्लेनिश्ड क्विकली, मतलब वो रिसोर्स जो जल्दी से रिन्यू हो जाएंगे और जो कि हमारे पास अनलिमिटेड अमाउंट में है, जो बेसिकली इजीली खत्म नहीं हो सकते, जैसे वाटर, सॉइल, एयर, ठीक है। Some of these are unlimited and are not affected by human activities, ठीक है, ये हमको पता है कि ह्यूमन एक्टिविटी से ज्यादा इफेक्ट नहीं होंगे। और उसके बाद सच एज कौन कौन से? सोलर एंड विंड एनर्जी, ईट, केयरलेस यूज ऑफ सर्टेन रिन्यूएबल रिसोर्सेज लाइक वाटर, सॉइल एंड फॉरेस्ट कैन बी अफेक्टेड देयर स्टॉक, मतलब ये ऐसी चीजें हैं लेकिन कुछ हद तक जो कि अफेक्ट हो सकती है, जैसे फॉरेस्ट एरियाज रैपिडली कट हो रहा है, उसकी वजह से काफी ज्यादा प्रॉब्लम हमें देखने को मिल रही है। बट शॉर्टेज एंड डाइंग अप ऑफ नेचुरल एंड वाटर रिसोर्सेज इज द मेजर प्रॉब्लम इन मेनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टुडे। आज भी लेकिन हमें देखने को मिल रहा है कि कहीं कहीं पे हमें वाटर स्कार्सिटी देखने को मिलती है, तो वो भी होता है, लेकिन ये इजीली खत्म नहीं होंगे, बेसिक हमें ये मान के चलना है। ये है हमारे रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नेक्स्ट है हमारे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, वो रिसोर्सेज जो कि हमारे पास एक लिमिटेड अमाउंट में हमारे पास है और जो कभी भी खत्म हो सकते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। आर दोज विच हैव अ लिमिटेड स्टॉक, वंस दी स्टॉक्स आर एग्जॉस्टेड, मतलब जैसे एक बार अगर खत्म हो गए तो इनको बनने में थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लगेंगे, इनको रिन्यू होने में, और ये इजीली हमको अवेलेबल नहीं होंगे। अगर इनके एग्जांपल अगर मैं देखूं, सबसे पहले पेट्रोलियम और जितनी भी हमें नेचुरल गैसेस देखने को मिलती है, ये नॉन रिन्यूएबल का एग्जांपल है, तो ये इजीली आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए यहां पर आपको दिया भी हुआ है, देख भी सकते हैं। सच रिसोर्सेज आर कंसिडर्ड नॉन रिन्यूएबल, कौन कौन से होते हैं? कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेस आर सम एग्जांपल्स। अब जो डिस्ट्रीब्यूशन है नेचुरल रिसोर्सेज का, वो डिपेंड करता है वहां के फिजिकल फैक्टर्स पर, जैसे टेरेन कैसा है, जगह कैसी है, वहां का क्लाइमेट कैसा है, एल्टीट्यूड वाला एरिया है कि नहीं, हाइट वाला एरिया है कि नहीं। और जो डिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्सेज का हमें पूरे वर्ल्ड में अनइवन देखने को मिलता है। इट मींस यूएसए में ज्यादा रिसोर्स होंगे, यूक्रेन में ज्यादा रिसोर्स होंगे, यूरोप में ज्यादा रिसोर्स होंगे, चाइना में ज्यादा रिसोर्स होंगे, इंडिया में होंगे। ऐसा जरूरी नहीं कि हर एक जगह में हो, कुछ स्पेसिफिक जगह होती है जिसको हम लोग बोलते हैं अनइक्वल, बिकॉज दीज फैक्टर्स डिफर सो मच ओवर द अर्थ, क्योंकि ये कुछ फैक्टर्स है जो कि इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। अब उसके बाद एक टर्म हमें यहां पर देखने को मिलती है, दैट इज स्टॉक ऑफ रिसोर्सेज। इट इज द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल फॉर यूज। अगर सिंपल लैंग्वेज में समझे तो हमारे घर में हम देखते हैं कि हर एक चीज का हमारे पास स्टॉक होता है, जैसे गैस सिलेंडर। अमूमन हमारे घर में 2 गैस सिलेंडर होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि एक गैस सिलेंडर का हम लोग यूज करते हैं, दूसरे गैस सिलेंडर को हम लोग एज अ स्टॉक में रखते हैं कि व्हेनेवर वी नीड देन वी विल यूज, ठीक है। अब उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट रिसोर्स है दैट इज ह्यूमन मेड रिसोर्स। ह्यूमन मेड रिसोर्स कौन से रिसोर्स हैं? समटाइम्स नेचुरल सब्सटेंस बिकम रिसोर्स ओनली व्हेन देयर ओरिजिनल फॉर्म्स हैज बीन चेंज। कभी कभी क्या होता है, जो नेचुरल रिसोर्सेस होते हैं, मतलब नेचुरल सब्सटेंस होते हैं, वो रिसोर्स कब बनते हैं? जब उसमें थोड़े से चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। अगर मैं बात करूं ये मार्कर की, तो ये कौन सा है? ह्यूमन मेड रिसोर्स है। रोड, बिल्डिंग्स, ब्रिज, कार और जितनी भी व्हीकल्स है, वो किसका एग्जांपल हमें देखने को मिलता है? ह्यूमन मेड रिसोर्सेज को। एंड टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो अ ह्यूमन मेड रिसोर्स, क्योंकि टेक्नोलॉजी को किसने बनाया है? ह्यूमंस ने बनाया है। चलिए आगे पढ़ लेते हैं, आगे डिस्कस करते हैं। चलिए नेक्स्ट अब डिस्कस करते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज। पीपल हैव मेक द बेस्ट यूज ऑफ नेचर टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज व्हेन दे हैव नॉलेज। मतलब लोग रिसोर्सेज के और ज्यादा अच्छे रिसोर्स को इन्वेंट कर सकते हैं कब? जब उनके पास अच्छी नॉलेज होगी, स्किल्स होंगी और उनके पास एबिलिटी होगी। आज मैं आपको पढ़ा रहा हूं बिकॉज आई हैव स्किल्स एंड एबिलिटीज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
अब उसके बाद ह्यूमन रिसोर्स यहाँ पर लिखा भी हुआ है, मैंने आपको बता दिया। ह्यूमन रिसोर्स रिफर्स टू द नंबर या क्वांटिटी एंड एबिलिटी एंड फिजिकल ऑफ द पीपल। वही चीज कि कोई भी इंसान जिसके पास अपनी एबिलिटी है, नॉलेज है, और उस नॉलेज से वो और ज्यादा रिसोर्सेज को क्रिएट कर सकता है, उसको हम लोग बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे, टेक्नोलॉजी टू डू सो, दैट इज वाई ह्यूमन बीइंग इज अ स्पेशल रिसोर्स। इसीलिए ह्यूमन जो बीइंग है एक इंपॉर्टेंट रिसोर्स माना जाता है, बिकॉज ये जो मार्कर है इसको भी तो किसी ने बनाया ही होगा, और आज ये एक एज अ इंपॉर्टेंट रिसोर्स हमारे लिए काम कर रहा है। ठीक है, आगे, पीपल आर ह्यूमन रिसोर्स। लोग क्या है? ह्यूमन रिसोर्स है, ये हमें पता है। एजुकेशन एंड हेल्प इन द मेकिंग पीपल अ वैल्यूएबल रिसोर्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट, एजुकेशन एंड हेल्थ आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिकॉज यही किसी भी रिसोर्स को और ज्यादा अच्छा वैल्यूएबल रिसोर्स बना सकते हैं। अब आगे, इंप्रूविंग द quality of people's skills so that they are able to create more resources known as human resource development। मतलब सपोज करो कोई एक पर्सन है जिसको हमने अच्छे से ट्रेनिंग देके अच्छे से ट्रेन करके उसको अच्छा बना दिया है, उसके बाद चांसेस है कि वो उसके बाद और ज्यादा अच्छे रिसोर्स खुद डेवलप करे, खुद बनाए, खुद अच्छे लीडर्स को पैदा करे। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। अब इतना सारा हमने रिसोर्सेज के बारे में पढ़ लिया, अब इन रिसोर्सेज को कंजर्व करके रखना, बचा के रखना भी इंपॉर्टेंट है, उसको ही हम नेक्स्ट आगे पढ़ने वाले हैं। चलिए, अब रिसोर्सेज कंजर्वेशन क्या होता है, ये आपको एक स्टोरी दी है। मोना हैड अ नाइटमेयर, शी ड्रीम्ड दैट ऑल द वाटर ऑन द अर्थ हैड ड्रेन्ड अप एंड ऑल द ट्रीज आर कट डाउन। मतलब एक सपना देखा, उसमें देखो जो पूरा पानी है खत्म हो गया है, पूरे ट्रीज जो है कट हो गए हैं। ये तो एक बहुत ही खराब सपना है, क्योंकि ये अगर हुआ तो अर्थ का पूरा बैलेंस गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए हम कहते हैं कि हमें अर्थ का अगर बैलेंस अगर मेंटेन रखना है तो हमें नेचर का भी ध्यान रखना पड़ेगा। अब आगे दो टर्म हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है इस स्लाइड में। फर्स्ट इज रिसोर्सेज कंजर्वेशन। रिसोर्सेज कंजर्वेशन होता क्या है? यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूड इज कॉल्ड रिन्यूएबल रिसोर्स। मतलब रिसोर्सेज को हमको केयरफुली यूज करना है और उनको टाइम देना है कि वो दोबारा से और रिन्यू हो सके, उसको हम लोग बोलते हैं रिसोर्स कंजर्वेशन, मतलब रिसोर्सेज को बचाना। अब उसके बाद एक टर्म और देखने को मिलती है जिसको बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट बेसिकली होता क्या है? वो रिसोर्सेज जिन्हें हमें पहली बात तो कम से कम यूज करना है और उनका केयरफुली यूज करना है, और दूसरा जो फ्यूचर जनरेशन है उसके लिए सेव करके रखना है, उसको हम लोग बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। बैलेंसिंग द नीड टू यूज रिसोर्सेज एंड ऑल्सो कंजर्व देम फॉर फ्यूचर इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, कितने सस्टेनेबल गोल्स हैं, कितने सस्टेनेबल गोल हमें देखने को मिलते हैं? दैट इज 17 सस्टेनेबल गोल जो है देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्लास में आप मुझे बताएंगे कि जो 17 सस्टेनेबल गोल है उनमें से क्लाइमेट कौन से नंबर पे आता है। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर दिया है, दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आपको समझ में आ गया होगा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट बेसिकली क्या है। और आज हम देखते हैं कि जो हमारी गवर्नमेंट है और वर्ल्ड में जितनी भी एक्टिविटीज हो रही है वो इसी के ऊपर ज्यादा प्रेशराइज कर रहे हैं कि हमें जो डेवलपमेंट है वो सस्टेनेबल वे में करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये इजी था। अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, अब आगे यहां से इंपॉर्टेंट होने वाला है। The future of our planet and its people is linked with our ability to maintain and preserve the life support system that nature provides। मतलब अगर हमें फ्यूचर को देखना है हमारे प्लैनेट को, तो एक बैलेंस हमें चाहिए जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और हमें प्रिजर्व करके रखना है। किसको प्रिजर्व करके रखना है? जो भी सपोर्ट सिस्टम है, जो भी बैलेंस हमें देखने को मिलता है, किस किस का? ह्यूमंस का, प्लांट्स का, और बेसिकली जो एनिमल्स है उनका, उनको हमें मेंटेन करके रखना है। और आप उसे कैसे मेंटेन कर सकते हो, क्या क्या हमारी ड्यूटीज है, क्या क्या हमें इंश्योर करना है? तो पहली चीज तो ये कि ऑल यूजेस ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर सस्टेनेबल। मतलब जितना भी हम रिन्यूएबल रिसोर्स का यूज कर रहे हैं वो सस्टेनेबल वे में करना है। दूसरा, द डाइवर्सिटी ऑफ द पीपल ऑन द अर्थ इज
कंसेप्ट। जो डाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती है, जो बायोडाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती है हमारे अर्थ के ऊपर, उसे हमें बचा के रखना है, ठीक है। और एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है IUCN, उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, नेक्स्ट हम उसको आगे भी पढ़ेंगे। एंड थर्ड इज द डैमेज टू नेचर एनवायरनमेंट सिस्टम इज मिनिमाइज। मतलब जो डैमेज, देखो एक चीज समझो, अगर किसी भी जगह का इंफ्रास्ट्रक्चर हमें डेवलप करना है तो थोड़ा तो हमें जो है वर्क करना पड़ेगा, लेकिन उसके साथ साथ हमें ये भी ध्यान रखना है कि नेचर को कम से कम हार्म किया जाए, ठीक है। अब उसके साथ साथ कुछ प्रिंसिपल्स हैं, सम प्रिंसिपल्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो कि इंपॉर्टेंट है। इसमें फर्स्ट दिया गया है रिस्पेक्ट एंड केयर फॉर ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ। मतलब सब जितनी भी लाइफ हमें ह्यूमन मतलब ह्यूमन के अलावा देखने को मिलती है अर्थ के ऊपर, उसकी हमें रिस्पेक्ट करनी है। जो ह्यूमन की लाइफ है उसकी क्वालिटी को इंक्रीज करना है और कंजर्व करके रखना है जो भी वाइटलिटी है, डाइवर्सिटी है अर्थ के ऊपर उसे, और कम से कम जो है रिसोर्सेज को खत्म करना है, बचा के रखना है। और जो हमारा एटीट्यूड है ना नेचर को लेके, उसको थोड़ा सा चेंज करना है, हमें थोड़ा हम्बल रहना है। देखो नेचर ने हमें सब कुछ प्रोवाइड किया है, लेकिन हमें नेचर के लिए क्या करना है, बस नेचर का हमें थोड़ा सा कंजर्व करके रखना है, पॉल्यूशन कम से कम करना है और ह्यूमन एक्टिविटीज का थोड़ा सा ध्यान रखना है। उसके बाद अनेबल कम्युनिटीज टू केयर फॉर देयर ओन एनवायरनमेंट, मतलब लोगों में एक अवेयरनेस कैंपेन को स्टार्ट करना चाहिए। अगर मैं आपसे पूछूं कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ये एक बहुत ही ज्यादा बेसिक चीज है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं और क्या बचा है हमारे पास, ठीक है। आई थिंक चैप्टर यहीं तक था। ये चैप्टर बहुत इजी था बट बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, क्योंकि इसके बाद जो चैप्टर है वो इसी से इनडायरेक्टली या डायरेक्टली लिंक्ड है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब मैंने आपको एक नाम बताया IUCN, इसका फुल फॉर्म आप मुझे नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। अगर आपको नहीं पता हुआ तो मैं ही उसको बता दूंगा। सो थैंक यू।